नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है रिश्तों की मर्यादा। यह कहानी है एक अंकल जिनका नाम राम सहाय और आंटी जिनका नाम रेखा है। हमेशा काम करके थक गए थे तो सोचा एक दिन हम दोनों अपने काम से छुट्टी ले लें। कई दिनों से दोनों ने एक फैसला लिया था कि वे अपने पुश्तैनी मकान में रहेंगे, क्योंकि आंटी का रिटायरमेंट करीब था और अंकल भी अपनी सेहत के चलते कचहरी में अपने काम को ज़्यादा नहीं ले रहे थे। शुगर होने के चलते थक जाते थे। अंकल और आंटी को हालांकि रेखा आंटी के रोहन के बच्चों का पूरा प्यार और अपनापन मिल जाता था, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक दूसरे का सच्चा सहारा थे। पारिवारिक मूल्यों को बखूबी समझने वाले राम सहाय अंकल ने अब तक जो कमाया सारा का सारा अपनी माँ और अपने भाई भतीजों को ही दिया था। रेखा आंटी जी एक निजी स्कूल में नौकरी करती थी, उसी से उनका घर का खर्च चल रहा था। इसी सब के चलते दोनों ने किराए के मकान को छोड़कर अपने पुश्तैनी मकान के फर्स्ट फ्लोर के अपने कमरे में जाकर रहने का फैसला लिया था। लगभग 25 वर्षों पहले दोनों किराए के मकान में आए थे। आंटी जब से ससुराल में ब्याह कर आई थी, वहां उन्होंने कलह क्लेश झगड़े जैसा माहौल ही देखा था। घर के किसी भी सदस्य का व्यवहार अच्छा नहीं था। ताने उलाहने, मारपीट, भद्दी भाषा और चरित्रहीनता जैसे उनके आचरण से तंग आकर ही अंकल और रेखा आंटी ने एक दिन अपना जरूरी सामान बांधा और एक ऑटो में सवार होकर घर से निकल पड़े थे। मानसिक अशांति से थोड़ी राहत तो पाई, लेकिन बहुत सी कठिनाइयों से उन्हें आहत होना पड़ा था, क्योंकि उनके पास पलंग बर्तन कुछ भी नहीं था। हर चीज पर घर वालों ने अधिकार जमा रखा था। वह घर नहीं, मुसीबतों का एक अड्डा नजर आता था। पानी की एक बूंद को तरसते थे। रेखा आंटी एक संपन्न परिवार में ऐसी ससुराल में आई थी जहां तमीज और तहजीब नाम की कोई चीज जानता ही नहीं था। अंकल की मां को चुगलखोर औरत के रूप में सारा मोहल्ला जानता था। अंकल ने जब अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि किस तरह घर के लोग रेखा आंटी के नाक में दम करते हैं जब वे घर पर नहीं होते हैं, तब उन्हें यकीन हुआ कि वास्तव में घर वाले बदतमीजी की सारी हदें लांघ चुके हैं। किराए के मकान में आ जाने के बाद भी राम सहाय अंकल और रेखा आंटी अपने पुश्तैनी मकान में बराबर आते जाते थे। हर मौके पर मौजूद रहते थे। वहाँ अपनापन या अब इज्जत नाम की कोई बात थी ही नहीं। तब भी अंकल पारिवारिक मूल्यों के पक्षधर और बेहद सरल स्वभाव के धनी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी कभी नहीं करते थे। अधिकार शब्द को तो अंकल ने जैसे भुला ही दिया था। अधिवक्ता थे तो रोजाना कोर्ट आना जाना रहता था। आते जाते रोज अपनी माँ के पास रुकते थे। हर तरह की मदद करने को तैयार रहते। खुद कितनी भी तंगी में हो, माँ को हमेशा बिना मांगे ही रुपए पैसे देते थे। बिजली के बिल, राशन, सब कुछ के लिए। ये उनकी सादगी कहें, माँ की चतुराई कहें, अंकल की दूरदर्शिता थी। रेखा आंटी की जहाँ तक बात है, ससुराल वालों के साथ रहते समय बहुत सारे कटु और कसक देने वाले अनुभव उन्हें वहाँ मिले थे। विवाह के कुछ समय बाद ही अभी आंटी नई नवेली ही थी कि उनके सास ससुर ने एक दिन उनके कमरे में आकर उनसे उनके सभी जेवर उतरवा लिए थे जो अलमारी में थे। वे भी सारे ले लिए, इस वादे के साथ कि जल्द ही लौटा देंगे। अब चूंकि रेखा आंटी का सारा स्त्री धन वे लोग ही ले चुके थे, तो अब उनको उनसे वास्ता भी क्या रखना था। अब वो देनदार थे, सो जितना हो सकता था उतना परेशान करते थे। इसी बीच आंटी के पीहर पक्ष से बड़ी रकम लाखों में उधार मांग ली, लौटा देने की शर्त पर। आंटी ने अपने पीहर पक्ष को कभी भी अपनी आपबीती नहीं बताई थी। एक तो आंटी को संस्कार ही ऐसे मिले थे कि वे स्वभाव से ही गंभीर थी, और दे ही देंगे तो उन्हें क्यों कहना, जैसे भाव ही मन में था। अंकल को भी आंटी ने बहुत दिनों बाद बताया कि सारे जेवर आपके माता पिता ने ले लिए हैं। अंकल ने जरा भी आशंका नहीं जताई, सोचा कोई बात नहीं, दे देंगे वापस। उधर आंटी के माता पिता ने ताउम्र अपना धन वापस नहीं मांगा, मांग ही नहीं सके। अपने दामाद के लिए उनके मन में सम्मान और प्यार था। इस कारण से आंटी का पीहर बहुत दूर था। आंटी अंकल खुद ही वर्ष में 1-2 बार मिल पाते थे।
बहुत आहत मन से अंकल आंटी उस घर से निकले थे, लेकिन अब समय का लंबा फर्क और मजबूरी उन्हें फिर वहीं ले जा रही थी। किराया नहीं दे सकेंगे, सो अपने कमरे में जाने का विचार आया। आंटी ने अंकल से कहा, आप कल उधर जाओगे तो अपना कमरा खोल लेना, मैं साफ करने के लिए आऊँगी, फिर जरूरी सामान रख आएंगे। अंकल ने कहा, ठीक है। अगले दिन अंकल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमने अपने कमरे में लौटने का विचार किया है, क्योंकि आपकी बहू रिटायरमेंट के करीब है। मकान का किराया देना मुश्किल होता है। सेहत की वजह से मैं भी वकालत का काम कम ही लेता हूँ। अंकल की बात सुनते ही माँ को तो जैसे सांप सूख गया था। बिना जवाब दिए घर से बाहर निकल गई। अंकल अपने घर आ गए। आंटी ने कहा, कमरा खोल आए क्या? अंकल ने कहा, नहीं, कल चलेंगे, तब कमरा साफ कर देना तुम। अगले दिन अंकल माँ के पास रोजाना की तरह जा बैठे और कहा, माँ, आपकी बहू को भी साथ ला रहा हूँ, कमरा साफ करके जाएंगे, और कल रविवार है, कल से यहीं आ जाएंगे हम आपके पास। अंकल की बात सुनते ही आसपास के कमरों से सारा कुनबा ही जैसे कूद पड़ा। बरामदे में पहले से सभी जमा थे। अंकल रोजाना इसी समय आया करते थे। बेटी और दामाद को भी बुला रखा था। छोटे बड़े सभी इकट्ठा थे। कोई कुछ बोले इससे पहले अंकल ने फिर कहा, माँ, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही हो आज? इतने में बिजली सी कड़कती कर्कश आवाज में बोलते हुए अंकल की माँ अंकल पर टूट पड़ी। अंकल को धकियाती हुई बाहर के दरवाजे तक ले गई। बहन जीजा ने धक्के मारे। भाइयों ने जली कटी बातें कही। भाभियां मुस्कुरा रही थी। अंकल अचानक हुए इस हमले को सह न सके, कुछ समझ न सके और लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। माँ व बहन ने गिरने पर भी धक्के दिए। अंकल का बाजू हिल गया, पैंट घुटने से फट गई। इस अजीब व्यवहार व अपमान ने अंकल का दिमाग घुमा दिया। पगड़ी उतर कर दूर जा गिरी। अंकल अकेले उठ पाने की हालत में नहीं थे। किसी तरह सीढ़ी पकड़कर उठे और अपने घर पहुंचे। बदहवास, परेशान, लज्जित और चुप, वे तत्काल बोलने की स्थिति में नहीं थे। आंटी ने उन्हें देखा तो सहम गई और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किसी भी प्रश्न का कोई जवाब अंकल नहीं दे रहे थे। रेखा आंटी ने खाना परोसा। अंकल ने नहीं खाया। आराम करने को कहकर करवट ले ली। आंटी को काटो तो खून नहीं। अंकल की सेहत को लेकर वैसे भी हर वक्त चिंता में रहती थी। और आज क्या हुआ, क्यों नहीं बताते? ऐसे में स्वाभाविक ही था चिंता का बढ़ना। आंटी ने देखा कुहनी तथा घुटने छिले थे, पैंट फटी थी। अब तो यही अनुमान लगाया कि स्कूटर तेज चलाया होगा, पर मन नहीं माना। अंकल कभी तेज स्कूटर चलाते ही नहीं थे। आखिर चोट कैसे लगी होगी? कहीं खड्डों वाली सड़क पर स्कूटर फंस गया होगा। कहते हैं कि जब स्नेह, प्रीति, लगाव का दायरा छोटा हो तो वह एक पर भी केंद्रित हो जाती है। आंटी की कुछ ऐसी ही स्थिति थी। अंकल ही उनके पास थे। जीवन साथी से लगाव होना स्वाभाविक भी है, फिर दोनों का साथ, तीसरा तो कोई जब था ही नहीं पास। अधिकतर तो दोनों अकेले ही थे। अंकल से आंटी ने सब जानना चाहा, पर अंकल शायद सोए तो थे ही नहीं, सुबुक रहे थे और रो रहे थे। तकिया आंसुओं से भीग गया था। बहुत मनुहारे करने के बाद अंकल ने बताया, मैं गया था उस घर में, किंतु अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। आखिर क्यों? आंटी ने तुरंत जानना चाहा। अब आकांक्षाओं को ने आंटी को मन को घेरना शुरू कर दिया था। आशंकाओं को आधार भी मिलने लगा था भीतर ही भीतर। जिस घर में उचित सम्मान कभी नहीं मिला, बड़े होने के नाते भी नहीं, वहां तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा आंटी के मन में विचार उठ रहा था। अब अंकल ने सारी बात बताई, लेकिन रोते हुए, सुबुकते हुए। अंकल के चेहरे पर मन की पीड़ा को साफ पढ़ा जा सकता था। आंखों से मानो दिल का दर्द टपक टपक पड़ रहा था। सारी आप बीती बताई। आंटी अंकल को दुखी देखकर तड़प उठी, किंतु खुद को रोका। यह वक्त अंकल को सहारा देने का है, सताने या सुनाने का नहीं। अब जबकि अंकल खुद भुगत कर आए हैं तो क्या बचा है कहने सुनने को। अब तो उन्हें माँ की भक्ति से मिले रिजल्ट का साक्षात अनुभव हुआ है। जिन भाइयों ने
कभी भैया कहकर बुलाया भी नहीं। उन्हें अंकल ने कहाँ कहाँ सहारा नहीं दिया। एक तो सरकारी नौकरी भी अपनी जान पहचान के बूते परीक्षा के प्रश्न पत्र पूर्व में ही बताकर दिलवाई, जैसे तैसे करके। शेष की आर्थिक मदद, कानूनी मदद करते रहे। आज उन्होंने ठोकरें मारकर बाहर निकाल दिया था। आंटी ने अंकल को सहारा दिया। हमें जाना ही नहीं वहाँ, आप चिंता ना करें। आपके साले साले कितना पूछते हैं आपको, हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं, सो परेशान नहीं होना है। बस इस बात को यहीं रोको। आंटी अंकल की सेहत न बिगड़ जाए, इस बात से भीतर ही भीतर डर रही थी। इसके बाद अंकल हमेशा गुमसुम से रहने लगे थे। काम पर जाते और जल्दी घर आ जाते। फिर एक दिन बहुत कठिन घड़ी आई। अंकल कोर्ट में बेहोश होकर गिर गए। आंटी के भाई को सूचना मिली तो फौरन उन्होंने संभाला, अस्पताल पहुंचा। सभी जांचें हुई। अंकल को बीते दिनों अपनों से मिली प्रताड़ना के कारण गहरा आघात पहुंचा था। विश्वासघात के शिकार हुए थे वे। सूचना तो उनके घर वालों को भी दी गई, किंतु किसी ने हाल जानना जरूरी नहीं समझा। वे ही तो गुनाहगार थे, वे क्यों आते पूछने। पक्षपातिनी माँ, बेरहम बहन, किसी को भी दुख नहीं हुआ अपने ही घर के सदस्य के बीमार होने का। आंटी नौकरी पर थी, लौटी तो बहुत दुखी हुई। उनकी व्यथा की कोई सीमा नहीं थी। आते ही अंकल से लिपट गई, सब पूछ डाला भाई से और चिकित्सक से, और रिपोर्ट पढ़ने लगी। अंकल अपने साथ उस अपमानजनक व्यवहार को याद करे भी तो कैसे। कटु सत्य से सामना हुआ था उनका। एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा था। मन में चल रही उठापटक ने अंकल को असामान्य हालत में पहुंचा दिया था। अंकल रह रहकर यही बुदबुदाते, मैंने क्या बिगाड़ा है उनका। लगभग 6 माह तक ससुराल वालों की सेवा से अंकल थोड़ा स्वस्थ हुए। एक दिन अंकल के पास उनका एक नज़दीकी रिश्तेदार में लगने वाला भाई आया और कहने लगा, तुम्हारा पुश्तैनी मकान वे लोग बेच रहे हैं। ऐसी भनक मुझे लगी है। अंकल के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का उसे पता था। उसने आगे कहा, तुम्हें कानूनी मदद लेनी चाहिए। अब क्योंकि पुश्तैनी घर में वे जा नहीं सकते थे, सो याचिका लगाकर न्याय दिलाने की व घर में अपना हक लेने की अपील की। पहली पेशी पर ही सारा राज जाहिर हो गया। अंकल की माँ भाई सब मिलकर कोर्ट में आए। वकील के माध्यम से अंकल के हाथ की लिखी सरकारी कागजात पेश कर दिए। वह भी 10 वर्ष पूर्व की गई समस्त कार्यवाही के केस वहीं खत्म हो गया। जब खुद ही अपना हक छोड़ने को लिख दिया तो अब कोई प्रावधान ऐसा न बचा था कि आगे सुनवाई हो। अंकल अनजान थे इस कटु सत्य से। यदि जानते होते तो केस ही क्यों लगाते भला। खुद अधिवक्ता होकर भी माँ की चाल समझ न सके, क्योंकि कोई माँ पर भी विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा। अब सारा मामला समझ आ गया कि क्यों घर से खदेड़ा, क्यों उन्हें वापस घर आने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ मिल्कियत की खातिर यह षड्यंत्र रचा था। मिलकर आपस में बांटना था। घर की कीमत, जमीन जायदाद सब कुछ पहले ही लिखवा ली थी, बेच भी दी थी। ये राज भी खुल गए। अंकल के पास कुछ नहीं था। ऐसे आस्तीन के सांप निकले राम सहाय अंकल के अपने। और माँ की ऐसी घिनौनी हरकत को क्या कहा जाए। क्या इस बेटे को पैदा नहीं किया था, या आसमान से गिरा था, या इस बेटे को उसकी सरलता या ईमानदारी का यह इनाम दिया गया था। अपनों द्वारा दी गई ऐसी सजा जिसे दिल पर लिए अंकल ने। शहर के शुभचिंतक अंकल का हालचाल पूछते रहे। आंटी के पितृगृह के भाई बहन ने तन मन धन से अंकल की सहायता की और सेवा की। यदि इन लोगों का सहारा न होता तो पता नहीं क्या हाल होता दोनों का। एक वे अपने हैं जिन्होंने मार कर फेंका, एक ये पराए हैं जिन्होंने संभाला ही नहीं बल्कि सहारा भी बने हैं। अनेक लोग राम सहाय अंकल के परिजनों को लानते दे चुके हैं, सामाजिक बहिष्कार कर चुके हैं उनका। तब भी धन की लालसा में घिरे हुए लोग एकजुट हैं। उनके लिए तो एक ही बात अर्थ रखती है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हंसते मुस्कुराते दंपत्ति की हंसी छीनकर आज वे पुश्तैनी मकान की करोड़ों की कीमत पाने को प्रयासरत हैं। भविष्य के वे लखपति अपने इस अनमोल हीरे के हृदय को चूर चूर करके
कितने आनंद में हैं, और इधर अपनों द्वारा विश्वासघात की मार सहकर न केवल घर में बल्कि एक ही कक्ष में कैद होकर रह गए हैं अंकल और आंटी। आखिर यह कैसा समाज है, कैसा न्याय है यह। तो दोस्तों, क्या राम सहाय अंकल ने सबको मानकर, अपना मानकर गलती की थी जो उन्हें सजा मिली? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।